सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। कैसे हैं भाई सारे बच्चे? एक बार फटाफट से जुड़ जाएं। नमस्कार दिव्यांशी, नमस्कार दिनेश, राकेश, नीरज, अंकिता, डांगी, नमस्कार आर्यन, पवन, पाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अंशिका जी, रवि, कुमावत, राहुल कुमार, मोहम्मद आलम साहब, सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप दुरुस्त हैं, अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दिया था बेटा। पढ़ाई पर आते हैं, सीधा समय बचाते हैं भाई, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और इस बैच में हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगा सकें उतना फायदा आपको मिलेगा। आयुषी, रघुवंशी, आदित्य सिंह, सभी को नमस्कार भाई, प्रणाम, स्वागतम। क्लास लाइव है ना भाई? चलो भाई, तो आप सभी का दिल से स्वागत है बच्चों। ये वर्ष 2024 का आज आखिरी दिन है और वर्ष 2024 के इस आखिरी दिन मैं उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी के सारे तनाव, संकट, परेशानी, स्ट्रगल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके जीवन से अब धीरे धीरे निकल जाएंगी और 2025 की जो शुरुआत हम कल से करने वाले हैं वहां से हम एक नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन की ओर आगे हम बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने आप को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, गॉट इट? हाँ है ना? कल की कॉम्प्रिहेंशन वाली क्लास आपको नहीं मिली, मैं भी वेरीफाई करा लेता हूँ बेटा, अभी डेली शॉर्ट्स चेक करा लेता हूँ। डोंट वरी, अगर नहीं आपको मिली है तो मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है? और अगर किसी दिन नहीं मिलती है कोई भी क्लास तो उसके लिए भी चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती ही चली जाएंगी। अब मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको कुछ याद है तो। ऐसा कोई सवाल जो आपको नहीं आ पाया हो टिल 51? ठीक है, या एक काम कर दो, मुझे थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी हमारे बच्चे कितना पढ़कर आए हैं। चलो भाई, ये 5 क्वेश्चंस हैं, 3 2 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से इनके एक बार खटाखट मुझे आंसर्स बता दीजिए। जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दीजिए। बेटा वोकेबलरी की क्लास आपको मिलेगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपको मिलेगी। हम्म? चलिए भाई, अब थोड़ा सा आंसर सम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं भाई। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, भारत के जो पुराने हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, विजिट टू, देखो विजिट अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले उनकी विजिट, अपोस्ट्रोफे सही जगह लग रहा है। फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यहां अपोस्ट्रोफेस लगाने की कोई सेंस नहीं है, यहां हमारे सामने अपोजिटिव है ये केस नाउन का, यानी कि इनके बारे में बताया है पीवी नरसिम्हा राव। तो बस यहां ज्यादा कुछ नहीं, पहले इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है। It was India's past glory that attracted a number of invaders in the remote past। अब सवाल के अर्थ को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यह भारत की प्राचीन क्या है? पास्ट ग्लोरी है, शान है कि बहुत सारे लोगों को जो आक्रमणकारी थे उनको अट्रैक्ट किया है रिमोट पास्ट के दौरान। तो इस सवाल में कोई परेशानी है भाई? इस सवाल में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, अपनी जगह बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स, हर किसी को इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि फुलफिल करे वो समाज की डिमांड्स। तो सोसाइटी के साथ अपने आप में अपोस्ट्रोफेस लगाकर डिमांड्स बिल्कुल ठीक जा रहा है। एंड देयर बाय, और ठीक उसी के साथ शो हिज अटैचमेंट, अपनी अटैचमेंट भी दिखाए टू इट, ठीक है ना, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अटैचमेंट भी दिखाए। अब एवरीबडी सिंगुलर होता है, एवरीबडी के लिए ही यहां हिज यूज हुआ है, एवरीबडी के लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहां पर डिमांड्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
सॉरी, डिमांड तो अपने आप में नाउन है। यहाँ इट यूज हुआ है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 हम पहले कर चुके थे बच्चों। क्वेश्चन 34 हमें क्या कहता है, देखते हैं। एवरीबडीज बिजनेस, यानी कि हर किसी का जो बिजनेस है, इज नोबडीज बिजनेस, वो किसी का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। सेट द टीचर टू द स्टूडेंट, क्या इस सवाल में कोई एरर है भाई? तो आप कहेंगे सर हर किसी का जो बिजनेस है वो किसी का बिजनेस नहीं होता है, समझ रहे हैं। अपने काम में सब मस्त है, दूसरे के काम से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर एट ऑल इन दिस सेंटेंस, अपनी जगह बिल्कुल सही है। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग, अब सब समझना ध्यान से, मैंने पोस्टपोन क्या कर दिया? जाना पोस्टपोन कर दिया। अब ये जो जाना है अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है? जेरेंड। नाउन से पहले हमें चाहिए पॉजेसिव केस, और यहां पर इसीलिए हमने क्या कह दिया? हिज गोइंग। तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, करेक्ट है भाई। अच्छा सवाल था भाई। चलो भाई खटाखट आते चले जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 36, 7, 8, 9, 10, 40 पर आ जाए फटाफट से। चलो चलो चलो। देर बाई का मतलब होता है वहां से, देर बाई का मतलब होता है वहां से। He told her that he had ever seen, क्या लिखा है? He told her that he had ever seen her with his mind's eye. Mind's eye का मतलब क्या होता है? मन की आंखें। माइंड्स आई को हम क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? मन की आंखें। तो उसका मतलब यहां इस इंसान ने कहने की कोशिश क्या की है कि उसने बताया कि उसने कभी कभी उसे देखा है, किससे? अपनी मन की आंखों से। सर मन की आंखों से माइंड्स आई कहा जाता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ अपोस्ट्रोफी चलता है, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या होता है? आपके लिए सबसे बड़ा ज्यादा चैलेंज जो होता है वो होता है किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई एरर नहीं है तो उसमें हम जबरदस्ती एरर बनाने लग जाते हैं, ठीक है भाई। 38, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन। अब आप कहोगे सर इंडिया की अपनी कंडीशन है, चाइना की अपनी कंडीशन है ना। तो जब स्प्लिट पोजेशन हम बताते हैं तो दोनों के दोनों अलग अलग नाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। तो इंडिया का अपनी कंडीशन है, चाइना की अपनी कंडीशन है, दोनों की अलग अलग कंडीशन है। और दोनों जब प्लूरल हमारे सामने हो गए हैं तो प्लूरल की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 का यूज करते हैं। अरे हाँ है ना। आगे लिखा दोनों की दोनों जो कंट्रीज हैं वो फेस करेंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में, ठीक है। 39, कीपिंग इन व्यू, इस बात का ध्यान रखते हुए, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में पिछली क्लास मैंने आपको बताया था। कीपिंग इन द व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स। अब यहां क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पब्लिक अपने आप में एक नाउन मॉडिफायर होता है। पब्लिक अपने आप में क्या होता है बेटा? एक नाउन मॉडिफायर होता है। और नाउन मॉडिफायर होने का मतलब हमें इसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाए। हिज मेड, उसकी जो नौकरानी है, मेड सर्वेंट जो है, बिहेवियर, अब सर समझना, उसकी जो नौकरानी है उसका बिहेवियर, यहां काके की का अर्थ रह गया। इस पोजेशन से पहले हमें इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। वेरी इजी, ठीक है जी, हाँ है ना, करेक्ट है। बात समझ में आ गई। अनुराधा कह रही है अगर किसी नाउन से पहले ऑफ प्रेपोजिशन आ जाए तो कभी कभी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस का यूज भी करते हैं क्या? बेटा पढ़ के तो आया करो क्लास को, पढ़ के तो आया करो क्लास को। पढ़कर नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा ये तो बताओ। इतना कुछ पढ़ा दिया है उसके बाद पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लो बताओ अब मैं आपको क्या जवाब दूं? क्या मेरे पास इसका कोई रेडीमेड आंसर है भाई? यहां इस ऑफ के बाद हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफे नहीं यूज किया, यहां इसके साथ अपोस्ट्रोफे यूज किया। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़कर आओ, कितने सारे क्वेश्चंस कराए, कॉन्सेप्ट्स भी समझाए। पढ़कर आओ तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बेटा पढ़ के नहीं आओगे तो मेरे से आप अगर ये सोचो कि सर मतलब चुटकी बजा के एक नियम बता दो, पॉसिबल नहीं है बेटा अनुराधा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। ना तो मेरे बस का है फिर आपको समझाना पढ़ाना, ना ही आप सिलेक्शन की उम्मीद करना कि मेरे से कि मैं आपको सिलेक्शन दे पाऊंगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ भाई। हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, ठीक है। अच्छा ये सवाल रह गया हमारा। वेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, एट द गेट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के दरवाजे पर, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लिखे हुए 37th क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, देखो ध्यान से, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। देखो बच्चों आप सभी को ना एक बात को ध्यान से समझना होगा, आप सभी को एक बात ध्यान से समझनी होगी।
मैं आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार समझा सकता हूं, आप अगर उस कॉन्सेप्ट को घर पर रिवाइज नहीं करते हैं, मैं उस क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को एक बार समझा सकता हूं। आप रिवाइज नहीं करो और 10 दिन बाद आप मुझसे फिर वही चीज पूछने लग जाओ, तो फिर मुझे ये लगता है कि ना तो आप तब सीरियस थे ना आज सीरियस है। तो आप ऐसा ना करें। ये एक ऐसा सिंसियर बैच है जिसके अंदर मैं हर दिन जो आपको बताना चाहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके साथ साथ आप फोकस्ड वे में इंप्रूवमेंट लाएंगे। बाकी भाई आपकी अपनी चॉइस है, देख ठीक है भाई। ये तो वही काम हो गया कि पूरे सिलेक्शन बैच को पढ़ने के बाद भी लौट के बुद्धू घर को आए, वहां भी कुछ नहीं पढ़ा रिवीजन किया, यहां भी कुछ रिवीजन नहीं किए, तो बाबू यहां पर भी जीरो थे, यहां भी जीरो ही रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। आपने अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर लिया इस बैच में आके, सीधा सब बीच पे यही समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं बेटा, ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, नाराज हो जाते हैं बच्चे। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता रहा था एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा भाई। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब भी हम कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ देखते हैं, तो इसके बाद जब भी कोई एक्शन वर्ब हमें देखने को मिलती है, एक्शन वर्ब अपने आप में दो तरह की होती है। एक होती है जी ट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा सा गहरा समझने की कोशिश करना, हालांकि ये बात मुझे वर्ब वाले परिवार में आपको समझानी थी, लेकिन क्योंकि वर्ब वाले परिवार तक जाने से पहले कई सारे सवालों में आपको परेशानी होगी, तो उससे पहले मैं आप लोगों को लेवल अप कर देता हूं, ठीक है ना। एक होती है बेटा इंट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक ट्रांजिटिव वर्ब का परिवार है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब का परिवार है। और ये जो दोनों के दोनों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ना, यही डिसाइड करते हैं कि इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, यही डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट इनके बाद होगा या नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ ना, गॉट इट। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। ध्यान से देखने की क्या जरूरत है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब केवल तभी हो सकती है जब इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिले और ऑब्जेक्ट का जवाब हमें मिले या तो व्हाट से या फिर हुम से, या तो व्हाट से हमें जवाब मिले या फिर हमें हुम से जवाब मिले, इन दोनों में से ही किसी एक से हमें इनका जवाब मिले। अब बड़े ध्यान से समझते चलना बेटा, ठीक है ना, या तो हमें व्हाट से आंसर मिले या फिर हमें किससे आंसर मिले बेटा, हुम से आंसर मिले, ठीक है भाई। ये हो गई हमारी बात भाई, ठीक है। अब प्यार से समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मैंने कहा आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने क्या गाया, व्हाट से जवाब मिला, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। और मैंने आपके सामने कहा आई सॉ हिम, मैंने किसे देखा, आई सॉ हुम, तो यहां हमारे सामने ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करते हैं तो इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो लिखा हुआ हमें शब्द या फ्रेज मिलता है वो हमेशा एडवर्ब का जवाब हमें देता है। किसका जवाब देता है बेटा, एडवर्ब का जवाब देता है। अब जब ये एडवर्ब का जवाब हमें देता है तो ये हमें वेयर, हाउ या फिर व्हेन का आंसर हमें देता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहता हूं आई वेंट होम, आई वेंट वेयर, मैं कहा गया, होम एडवर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। मैंने कहा आई वोक अप लेट, आई वोक अप व्हेन, तो व्हेन का आंसर दे रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। मैंने कहा शी सैंग सैडली, शी सैंग हाउ, आप कहेंगे हाउ का आंसर दे रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि ये सारे जो शब्द यहां लिखे हैं ये एडवर्ब हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस सारी बात का अगर निचोड़ हम निकालें, इशू, अंजलि, आयुष्मान, अगर हम इन सारी बात का एक निचोड़ निकालें तो सारी बात का निचोड़ ये निकलता है कि ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है भाई, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस ट्रांजिटिव परिवार की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव परिवार में हमें समझ में आता है डायट्रांजिटिव परिवार। देखो ट्रांजिटिव का तो आंसर हमें मिल ही गया है, डायट्रांजिटिव का आंसर हमें क्या मिल गया, यानी कि जिस वर्ब के बाद हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, मैंने क्या कहा, जिस ऑब्जेक्ट के बाद हमें, जिस वर्ब के बाद हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अगर हमें देखने को मिल जाए तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं वो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव के ही हमें मिल जाए, वो डायट्रांजिटिव हमें कहलाती है, ठीक है ना जी। अब डायट्रांजिटिव हो गई है तो दो ऑब्जेक्ट के साथ लिखी हुई वर्ब को हम कह देते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। इसी लिखे हुए सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ही गेव अ बुक, और इस मी को हम शिफ्ट कर सकते हैं प्रेपोजिशन टू लगाकर, टू मी,
है ना? ठीक है। तो जो हमारे सामने डाय ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना भाई, डाय ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती हैं, डाय ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाती हैं जिसके पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दो हिस्सों में बंटता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे हाँ ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी प्राणी होता है। क्या होता है, कोई भी प्राणी होता है। प्राणी का मतलब यहाँ लिविंग हो जाता है। प्राणी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, लिविंग का हो जाता है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। कैन वी से आई वॉकड द डॉग, सो वॉक ट्रांजिटिव नहीं सर, यहाँ आई वॉकड द डॉग जो है ना अपने आप में सेंटेंस अपने आप में गलत है, सेंटेंस अपने आप में गलत है। ठीक है। फायर, मैं अगर आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, फायर स्लीप्स एट नाइट, ठीक है। ट्रीज फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहता हूं और वैसा कोई भी सवाल, डॉग, ये सेंटेंसेस ठीक है बेटा? गोपाल सर टीचीज में इंग्लिश, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा बेटा। पहले ये बताओ, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? अब जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है ना यश, थोड़ा सा इस बात को आप समझ के चलेंगे मेरे बच्चे। जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है तो हम सेंटेंस के अंदर दो चीजों पर हमेशा फोकस करते हैं। पहला उसका जो स्ट्रक्चर है, पहला उसका जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का अपना एक एग्रीमेंट, और वर्ब के अनुसार हमारे सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, या सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा मिले। तो हम पहले तो इस ढांचे पर फोकस करते हैं। ठीक है यश भाई, पहले हम इस ढांचे पर फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सही जगह पर लिखा हुआ हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ हो। पहले हम इस पर ध्यान रखते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है क्या चीज, सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग। ठीक है। सेंस के साथ साथ हमें किस चीज पर ध्यान रखना होता है, टेंस, है ना। टेंस पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो सेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं अगर आपके सामने मेरे दोस्त अगर एक वाक्य हिंदी में आपको कहूं, निखिल भाई अगर मैं आपको हिंदी में एक वाक्य कहूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो क्या ये वाक्य सही है? अब आप मुझे बड़े ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे रही हूं के अनुसार या तो गुरुजी मैं गलत है, या इस मैं के अनुसार रही हूं गलत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लफड़ा समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अगर आपके सामने ये बात कहूं, 1947 में गांधी जी डांस कर रहे हैं, आप कहोगे या तो 1947 के हिसाब से गांधी जी की बात गलत है, या गांधी जी के हिसाब से 1947 रहे हैं गलत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें उसके ढांचे के साथ साथ उसके भाव, अर्थ को ध्यान रखना होगा, और अर्थ के साथ साथ उसके टेंस का एग्रीमेंट हमें ध्यान रखना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? करेक्ट हो गई बात। अब मेरे दोस्तों मैं अगर इसको देखूं, फायर स्लीप्स एट नाइट, सर आग कभी सोती नहीं है, ये अपने आप में हमारे सामने सेंसिबल नहीं है। टेंस के अकॉर्डिंग सही है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है, आप कहोगे इसकी सेंस ही नहीं है सर। मैं कहूं ट्रीज फ्लाई इन द स्काई, पेड़ आसमान में उड़ते हैं, सर कोई इंसान अगर प्रेम में पागल हो गया है, अगर इशू खरे आप मेरे भाई अगर किसी लड़की के प्रेम में पागल हो गए हैं, तब आप कह सकते हैं, है ना, प्रेम में पागल होया हुआ इंसान तो ये भी कह सकता है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना। अबे उल्लू के भाई, तुम्हारा सपना टूट गया है, तुम्हें जग सूना लागे, अरे हम कहां चले गए, हम यहाँ घास काट रहे हैं, अरे हमारी महफिल में आओ, आओ कभी गोपाल वर्मा की गुफा में, तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे, तुम्हारी जिंदगी को बदलेंगे भाई। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? अरे बोलो प्यार से हाँ। ठीक है, हाँ है ना?
मुझे अमित शर्मा का कमेंट पढ़ना होगा। इस भाई ने कुछ लिखा है, ये आप सभी के लिए जरूरी है, मुझे ये पढ़ना होगा। भाई ने कहा है, ऐसा प्रैक्टिस बैच जब से मैं पढ़ रहा हूं एक बार भी नहीं आया, इतना डीप, बहुत डीप है सर। ऐसे बैच लाने के लिए दिल से थैंक्स सर। अब थोड़े टाइम के बाद ऐसा बैच लाते रहिएगा प्लीज। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। देखो ये प्रैक्टिस बैच ना बहुत सारी मेहनत मांगते हैं, मुझे आपके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, तो ये आपके लिए मैं 3-4 महीने में मुश्किल से एक बार कोशिश करके लेकर आऊंगा डेफिनेटली। दूसरी बात, अगर आप इस समय अगर आप इस समय YouTube पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझना ध्यान से, YouTube पर अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फर्जी के जो गिफ्ट बांटे जा रहे हैं यूट्यूब पर, अगर उसमें अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह के स्पोकन बैच का टाइम पास कर रहे हैं, तो आप बर्बाद हो रहे हैं। आपको किसी स्पोकन की इस समय जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी मैथ वाला एक दूसरे को कुत्ता बिल्ली काट के दिखा रहे हैं सर, अगर इस तरह की बकवासबाजी में पड़ रहे हैं, तो भाई साहब आप बिल्कुल यहां से दूर हो जाइए, ठीक है ना। इस समय आप समझ के चलिएगा, आज 31 दिसंबर 2024 है, कल आपकी जिंदगी में 2025 शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी मुझसे ये वायदा नहीं निभाया कि सर बस पढ़ाई की बात करेंगे, फिजूल बातों से दूर चले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, अगर आप इस दिमाग से काम करेंगे, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और अगर आप यही रहेंगे, जी वो किताब आ रहा है सर बेचने टीचर, मैं तो उसकी किताबों के पीछे लग जाऊंगा, सर वो स्पोकन बैच आ रहा है सर मैं तो स्पोकन बैच लूँ, सर मैं तो ये, सर मैं, करते रहो बेटा, घूम के कहाँ जाओगे, जीरो पर जाओगे। सिलेक्शन लेना है, चारों सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। आपका टाइम जब सर आपने हमें जितना का उतना ही टाइम देंगे, फिर मैथ्स के पीछे लगेंगे, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद जीएस। समझ रहे हैं? बाकी आपकी चॉइस है बाबू, मैं आपको सिर्फ समझा सकता था। आप कहेंगे आई डाइड इन एन एक्सीडेंट, अब ये देखो, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, टेंस के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मैं अगर आपके सामने कहूं आई डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो फिर मैं कौन हूं? समझ रहे हैं? मैं कौन हूं? आप कहेंगे सर ये भी अपने आप में नॉनसेंस है। गॉट इट? ओके भाई, तो चलिए अब हम चलते हैं। मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस की कहानी समझा रहा था। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। अब हमारे पास इस लिखे हुए का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सर? दिया क्या है? आप कहेंगे बुक दिया हुआ है। अरे हाँ, है ना, समझ रहे हैं? दिया हुआ क्या है? बुक दिया हुआ है, ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बुक किसको दी है? मुझे दी है, ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बुक किसको दी है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना? तो बाबू हमें ये समझ में आया कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो सेंटेंस के अंदर डाया ट्रांजिटिव वर्ब लिखने के बाद इस डाया ट्रांजिटिव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां लिख सकते हैं हम। और भाई जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ टू या फोर हम यूज करते हैं, और ये हो गया हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी इसी बात को लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट डायरेक्ट ट्रांजिटिव और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों बातें बाबू ध्यान रखना, ये वॉइसेस में बहुत काम आएंगी आपके। वॉइसेस के एक चैप्टर जब हम करेंगे आपके साथ, तब आपको बहुत काम आएगी। गॉट इट? हाँ सूरज, अब देखो मेरे भाई सूरज ने मुझे ये कहा कि सर आई ऑलमोस्ट डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये सही होगा सर? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल सही है। समझ रहे? ये बिल्कुल अपने आप में सही है। यहां मैं आपको बताना चाह रहा था पर मैं रुक गया। मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मैं ये बात आपको बताता ना, फिर आप नए रास्ते पकड़ लेते। जब भी हम किसी सेंटेंस की सेंस को और टेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाने वाला एक प्यारा सा हमारे सामने शब्द है वर्ब, और इसी वर्ब के साथ जो जुड़ता है वो है एडवर्ब। समझ रहे हैं? ठीक है जी। यानी कि जब भी हमें किसी लिखे हुए वाक्य की सेंस को, यानी कि मीनिंग को समझना है, ठीक है, जब भी हमें किसी वाक्य की मीनिंग को समझना है, मेरी बात को ध्यान से समझना, तो मीनिंग को समझने के लिए हमें उसकी वर्ब और उसके साथ लिखी एडवर्ब, इन दोनों के आधार पर ही उसका मीनिंग समझ आ सकता है। और आप जानते हैं, जिस टेंस का नाम मैं यहां लिख रहा हूं, इस टेंस का जन्म भी वर्ब और एडवर्ब की वजह से ही होता है। सारा का सारा टेंस क्या है अपने आप में? मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, मुझे आज माफ करना, मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूं समझाते समझाते। मैंने आपके सामने कहा आई आई बॉट, उसके बाद मैंने लिखा अ न्यूज पेपर येस्टरडे। ठीक है,
लगाना बेटा थोड़ा सा दिमाग, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, पर मैं ये जानता हूं कि नाउन में जितना ज्यादा आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं, नाउन में आपके लिए जितना ज्यादा मैं फोकस करूंगा ना, आप उतने आगे के वार्म अप में मेरा समय बचाओगे। आदित्य सिंह बेटा पढ़ाई में ध्यान दे लेना। एक ही कमेंट 50 बार लिख रहा, नालायक, जो तू पूछ रहा है उससे ज्यादा गहराई समझा रहा हूं, यहां दिमाग लगा ले भाई, बुद्धिमान इंसान। इस लिखे हुए वाक्य में सब जगह आई लिखा है, सब जगह आ न्यूज़पेपर लिखा है। अब आप ध्यान देखना भाई, ये हमारे सामने प्रोनाउन है, ये हमारे सामने नाउन है, और ये नाउन के मीनिंग को फिक्स करने वाला आर्टिकल डेटरमिनर है। ठीक है जी, डेटरमिनर परिवार एडजेक्टिव से निकले हुए शब्द हैं, आर्टिकल के साथ जो काम करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये वर्ब है, और यहां इस वर्ब का जो सीधा सीधा लेना देना है वो एडवर्ब से है। ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है ना। अब इस लिखी हुई एडवर्ब की वजह से ही हमने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। समझ रहे, है ना, करेक्ट हो गया भाई, है ना। अब अगर मैं एवरी मॉर्निंग के अनुसार चलूंगा तो ये भी अपने आप में एडवर्ब है। इसी के अनुसार ये रिपीटेड एक्शन है किसी का, हमने यहां आई के साथ V1 यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब अगर यहां सो फार, इन सभी को हटा के सो फार लिख दे रहा हूं तो आप कहोगे सर जी इस लिखी हुई एडवर्ब की वजह से आप यहां लिखेंगे आई हैव बॉट, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो अब तक हुआ है, एक ऐसा एक्शन जो अब तक हुआ है। बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी लिखे हुए वाक्य के अर्थ को बनाने के लिए वर्ब के साथ एडवर्ब चाहिए, और वर्ब और एडवर्ब दोनों मिलकर ही टेंस का रूप बनाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब हमारे बीच एक सज्जन है आदित्य सिंह, इन्होंने ये सवाल पूछा, आई एम स्लीपिंग नाउ, क्या ये वाक्य सही है। मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा था आप लोगों के सामने, क्या लिखा था बच्चों, यहां वाक्य लिखा था आई डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो इस भाई ने ये दिमाग लगाने का काम किया, आदित्य सिंह ने ये दिमाग लगाने का काम किया, सर मैं अगर मर ही गया तो फिर मैं बोल कैसे रहा हूं, मर ही गया मैं तो बोल कैसे रहा हूं, तो बोलने की तो संभावना खत्म हो गई। अब इस भाई ने मुझे ये कहा, इस भाई ने मुझे ये कहा कि सर आई एम स्लीपिंग नाउ, क्या ये वाक्य कहना सही है, क्योंकि अगर मैं सो गया, अगर मैं सो गया तो फिर मैं बता कैसे रहा हूं। तो पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो। स्लीप अपने आप में एक प्रोसेस है, स्लीप अपने आप में एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कॉन्शियसनेस से या कॉन्शियस होने से आप जाते हैं किसमें, अनकॉन्शियसनेस में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप होशी से बेहोशी की ओर जा रहे होते हैं, इसमें आप पूरी तरह बेहोश नहीं होते हैं। आई एम स्लीपिंग नाउ बिल्कुल सही है, इसका मतलब यह है कि मैं लेट गया हूं, समझ है, मैं लेट गया हूं, और 100% धीरे 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 मैं अब अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, सोया नहीं हूं। अगर कोई आके मुझसे क्या पूछ ले, अरे क्या कर रहा है, तो आप पलट के जवाब दे सकते हैं, क्या, मैं सो रहा हूं भाई, इसका मतलब मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूं। अब अगर आप सो ही गए हैं तो आप ये कहेंगे आई एम अस्लीप, इसका मतलब सो चुके। ये वाक्य अपने आप में गलत है, क्योंकि अगर आप सो चुके हैं तो इसका मतलब आप अनकॉन्शियसनेस में पा चुके हैं अपने आप को, तो अब आप कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में, समझ रहे हैं। तो आई एम अस्लीप अपने आप में गलत है। मैं ये कह दूं ही इज स्लीपिंग, अपने आप में सही है, इसका मतलब वो सोया नहीं है, वो लेटा हुआ है आंखें बंद किए हुए, वो सोने का काम शुरू उसने किया है, वह सो चुका है, तो मैं कहूंगा ही इज अस्लीप। ये अपनी जगह सही है, यानी कि वो सोने की अनकॉन्शियसनेस में जा चुका है। अरे हाँ है ना। अब अगर मैं आपके सामने कहता हूं आई हैव स्लेप्ट, तो इसका मतलब है अब मैं उठ गया हूं, अब मैं उठ चुका। तो मैं जो सोने का काम है वो पूरा कर चुका हूं, अब मैं उठ चुका हूं, सो लिया 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है ना। तो बेटा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना, सेंस है, ये छोटी छोटी चीजें ना, इसके पीछे का प्रैक्टिस बैच में मुझे इतना ज्यादा फायदा मिलता है पढ़ाने का। क्यों, क्योंकि मैं किसी एक टॉपिक से मजबूर नहीं हूं। अगर आप मेरे किसी भी रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं मजबूर हो जाता हूं। मैं नाउन पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एडजेक्टिव की ज्यादा बातें नहीं बता पाता, वर्ब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं खोल पाता, समझ रहे। यहां आप क्योंकि पहले से ही कुछ सीख कर आए हैं मेरे परिवार में, तो इस परिवार में मैं कुछ भी आपको बता सकता हूं। या ऐसा समझने की कोशिश करना कि एक रेगुलर बैच में एक छोटा बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है, ठीक है ना। अब छोटा बच्चा अगर मुझसे ये पूछे कि सर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा,
मैं यही कहूंगा बेटा, एक वक्त आएगा जब तुम्हें पता चलेगा, पता चल जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप इस बैच में आए हैं तो आप पहले से ही मैच्योर हैं, तो मैं अब आपके साथ खुल के सब चीजें डिस्कस कर सकता हूं। बता रहा था नाउन वर्ब से चले गए, डायट्रांजिटिव से चले गए। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई गेव हिम बुक्स, आई गेव हिज बुक्स, आई स्टॉप्ड, थोड़ा सा गहराई से समझने का काम करेंगे। चलिए चलिए चलिए, यश बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। देखो, अब यहां आपको समझ में आई गेव हिम बुक्स, अब आपको पता चल रहा है सर ये डाय ट्रांजिटिव परिवार का सदस्य है। ये हमारे सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई गेव बुक्स और उसके बाद टू हिम लिखना चाहूं तो इसी को दोबारा से लिखा जा सकता है। सवाल नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहता है, आई गेव हिज बुक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसकी किताबें दी। लेकिन इसका हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि इसका रिसीवर कौन है। जब रिसीवर कौन है तो ये अपने आप में अधूरा हो गया। अरे हाँ ना, जब तक इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ हो, जब तक इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है ना, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, तब तक इसका अधूरा अर्थ है। समझ रहे? तब तक इसका क्या है, अपने आप में अधूरा अर्थ है, मीनिंग तो इसका पूरा नहीं है। अब इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी वजह से हम लोग यहां पर इस हिज को हटाकर हिम कर देते हैं, ताकि ये इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाए। है ना? अब दोस्त सवाल नंबर 3 पर आए। आई स्टॉप्ड हिज या हिम गोइंग देयर, ठीक है ना जी, आपने क्या रोका, आपने क्या रोका, आप कहेंगे सर मैंने जाना रोका। आई स्टॉप्ड वॉट, वॉट अपने आप में क्या है, नाउन है। ठीक है जी, आई स्टॉप्ड वॉट। अब सर ये सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने व्हाट से आ गया, क्या चीज, गोइंग, यानी कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना? अब मेरे को एक बात ध्यान से सोच के बताओ, क्या इस हिज या हिम को उठाकर मैं पीछे टू या फोर लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पलट सकता हूं? यस या नो में आंसर मुझे दीजिएगा। क्या मैं इस हिज या हिम को, जैसे ऊपर वाला सवाल है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पीछे भेज दिया प्रेपोजिशन टू लगाकर, इसको पहले लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, क्या ऊपर वाले की तरह मैं इसको भी पीछे लिखकर भेज सकता हूं? यस और नो मुझे बताइएगा। तो आप कहोगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हिम नहीं, इस लिखे हुए नाउन से पहले पजेसिव केस हमें लगाना पड़ेगा। खत्म हो गई बात। समझ आ गया भाई? सवाल अगले को देखेंगे, आई स्टॉप्ड हिज या हिम फ्रॉम गोइंग देयर। अब सवाल को ध्यान से समझना भाई, ये अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले आ गई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से ये जो नाउन जुड़ा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, आप कहेंगे सर इस प्रेपोजिशन का है। जब इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का तो नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का तो नहीं रहा, यानी कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन होगा, जब ये है नहीं इसका ऑब्जेक्ट, ये हमें अपने आप में एडवर्ब का आंसर दे रहा है, यानी कि वेयर का आंसर दे रहा है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे? गॉट इट? ये मुझे एडवर्ब का आंसर दे रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है, आप कहोगे सर इसका ऑब्जेक्ट लाने के लिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में हमें लिखना होगा। अब कुछ डिफरेंस समझ आया भाई? अब कुछ कुछ बात समझ में आई भाई? है ना? अब अगर कुछ कुछ बात मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों आपको समझ आई है तो ये सारा ही गेम ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा ही गेम ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है।
बताना बेटा, बताइए। बात कुछ कुछ समझ आ रही है बेटा? बहुत मजा आएगा, गहराई से पढ़ने की कोशिश करोगे, बहुत मजा आएगा। अब आप ये कहेंगे सर देखो सीधी सी बात है, यहां हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव केस हमें लगाना होगा। उसके पिता डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद करते। अब आप मुझे हिंदी में जवाब देना, उसके पिता उसे पसंद नहीं करते या उसका जाना पसंद नहीं करते। इसकी हिंदी आ रही है उसे, इसकी हिंदी पजेसिव केस होने की वजह से उसके साथ का जोड़ दिया हमने। अब आप बताओ, उसके पिता उसे पसंद नहीं करते या उसका जाना पसंद नहीं करते, बताइए। अब आप कहेंगे सर उसके पिता उसका जाना पसंद नहीं करते, यानी कि ये नाउन इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब इस नाउन से पहले पजेसिव केस लगाएंगे, खत्म हो गई बात। अब लॉजिक समझ आ गया बेटा? देखो बच्चों, अगर मैं गहराई से कोई चीज बताऊं ना तो बिल्कुल नाराज नहीं होना, मन करे तो देखना, नहीं मन करे तो वीडियो को स्किप कर देना, समझ रहे हैं? लेकिन ये तो एक ऐसा जुनून है जो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप अपने दोस्तों को, साथियों को, व्हाट्सएप ग्रुप को, इधर उधर जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने, सबको ये चीज समझाओ कि देखो गहराई से अगर समझनी है ना इंग्लिश, अगर कहीं से भी पढ़ लिए हो, किसी से भी पढ़ लिए हो, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं भाई, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है। गॉट इट अवे? अब इस सवाल पे आओ बेटा, ये सवाल क्या कह रहा था हमें? वेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, ध्यान से समझना, जब मैं पहुंचा, जब मैं पहुंचा। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से समझना, ये अपने आप में कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, अराइव्ड अपने आप में मेन वर्ब है। जो बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं, जो बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि हम एरर किसका ढूंढे, तो वो पूरे वाक्य को शिद्दत से पढ़ें। वेन का मतलब जब, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अराइव्ड जब मैं पहुंचा, पहुंचा कहां, पहुंचा के बाद कहां का जवाब है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। एट द गेट ऑफ हिज हाउस, ये सारा का सारा मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, यानी कि ये सब एडवर्ब फ्रेज है हमारे सामने, खत्म हो गया है ना। एट द गेट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा, कोमा लगा के दूसरा वाक्य शुरू हुआ, आई फाउंड मैंने पाया। अब ये बताओ, मैंने उसे पाया या मैंने क्या पाया, ये बताओ। हैं जी? तो सर अगर दरवाजा बंद हो रहा था तो दरवाजा कौन बंद कर रहा था? वह इंसान बंद कर रहा था। अरे हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर देखो अब लॉजिक समझ में आया, मैंने उसे पाया, इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखा होगा? हिम। ठीक है भाई। अब हिम, ये हिम क्या कर रहा था? आप कहेंगे सर लॉक कर रहा था दरवाजे को। लो भाई, आदित्य सिंह बिल्कुल सही जवाब हो गया, इशू खरे बिल्कुल सही जवाब हो गया, कोई दिक्कत? सर मैंने किसे पाया? मैंने उसे पाया, वो क्या कर रहा था? दरवाजा बंद कर रहा था। बहुत आसान सवाल हो गया, हाँ है ना? करेक्ट है भाई। चलो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, इन बिल्डिंग की डेकोरेशन, यहां काके की अर्थ छिपा है, प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दो, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई, फाइन। चलिए मेरे भाइयों, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। Delhi's water supply system is certainly as good as is expected in a capital town। तो आप क्या कहेंगे? दिल्ली की पानी सप्लाई सिस्टम जो है ना भाई, दिल्ली का पानी सप्लाई का जो सिस्टम है वो यकीनन इतना ही अच्छा होना चाहिए जितना किसी भी कैपिटल टाउन का। अगर यहां का अर्थ है तो अपोस्ट्रोफी हम लगाएंगे। ठीक है जी। यश भाई कह रहे हैं पूरा खेला वर्ब और ऑब्जेक्ट का है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं बेटा, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। येट्स सिंगुलर नाउन है, एस आया है, कोई दिक्कत नहीं, अपोस्ट्रोफ है। येट्स की पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल
विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ। ये जो यीट्स की जो पोइट्री है ना, इसकी जो क्वालिटी है एक अपने आप में अद्भुत क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को उस इंसान ने डेवलप किया। कहां डेवलप किया है? उस इंसान ने इस क्वालिटी को डेवलप किया है कहां पर? तो मैं माफी चाहूंगा, कॉल आ गई थी बेटा। ठीक है ना, तो यीट्स की जो पोएट्री है ना, उसने वो जो स्टाइल डेवलप किया तब डेवलप किया है जब वह लंबे समय तक अपनी जिंदगी में भगवान जाने खाली था, क्या कर रहा था। कोई एरर नहीं है भाई, खत्म करो। ब्रूटस रोल इन जूलियस सीजर, ठीक है, इज वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ प्ले इज कंसर्न। सवाल घुमा रखा है जानबूझ के, सवाल में कोई परेशानी नहीं है। ब्रूटस का रूल, अब क्या करेंगे भाई? आप कहेंगे देखो भाई, ब्रूटस हमारे सामने क्या है? देखो ये बेसिकली काइस कैशियस ब्रूटस नाम इसका था भाई, ठीक है ना, काइस ब्रूटस भी कह सकते हैं। अंत में एस की साउंड है तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाना होगा, ये हमने लगा दिया। ब्रूटस अपोस्ट्रोफी एस रूल इन जूलियस सीजर, प्ले था, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, ये डेफिनेटली है ना। इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक इसका रोल है, ठीक है ना। अब इस एज वेल एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली क्लास में बताया था, अगर हो सके तो मुझे याद दिला देना। इंपॉर्टेंट एज फार एज, ये कंपैरिजन कर रहा है द एक्शन ऑफ द प्लीज कंसर्न, तो छोटी सी मिस्टेक थी वो आप ठीक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहेंगे? द ब्लाइंड्स लाइफ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो अपोस्ट्रोफ है ऐसा, ये पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस हमें बताने का काम करता है क्या चीज? ऑनरशिप। हमें बताने की कोशिश करता है पार्टिटिव यूज, हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज? रिलेशनशिप। तीन अर्थ बताने की कोशिश करता है। बताना बेटा यहां ये कौन सा अर्थ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है? नीरज भाई प्रैक्टिस ध्यान से करोगे फिर इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। प्रैक्टिस ध्यान से नहीं करोगे तो फिर कोई भी नहीं आपको बचा पाएगा भाई। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है भाई। सारा खेल इस बात का है दोस्त कि आप कितने ध्यान से चीजें समझना शुरू करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि सर मेरे सामने ये सेंटेंस है, बस मुझे ये पता चल जाए कि इसमें एडजेक्टिव का एरर है, एडवर्ब का एरर है, मैं फिर मैं ढूंढ दूंगा, यार कमाल कर रहे हो। वाक्य तो वही है, मेरी बात समझ रहे? वाक्य तो यही है। ये तो ऐसी बात कर दी आपने, ये तो ऐसी बात कर दी आपने कि आप मान लीजिए किसी से युद्ध लड़ने गए, समझ रहे? आप किसी से युद्ध लड़ने गए और सामने आपके सामने कोई राक्षस खड़ा हुआ है, आप कह रहे अगर कोई इसके हाथ काट देना फिर तो मैं इसको मार दूंगा। अरे यार हाथ काटने भी तुम्हें है और युद्ध भी तुम्हें जीतना है, तुम्हारे लिए कोई और युद्ध क्यों लड़ेगा? वाक्य को पढ़ने की कोशिश करना और कुछ भी नहीं, समझ रहे? ठीक है, वाक्य को पढ़ने की कोशिश करनी है भाई। आप कहोगे सर ना तो यहां ऑनरशिप है, ना यहां पार्टिटिव यूज है किसी का हिस्सा, ना यहां रिलेशनशिप है, तो फिर अपोस्ट्रोफे नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। ही डिड नॉट नो। अब देखो मैं आपकी तरह से इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने पढ़ के देखा ध्यान से। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता। क्या नहीं जानता? इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम। हु डिस्कवर्ड, जिसने खोजा। क्या खोजा है भाई? द लॉज ऑफ द अर्थ, जमीन के, इस धरती के सारे नियम हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ ध्यान से, यहां अर्थ अपनी जगह सही है, या मैं कहना चाहता हूं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की, काके की का अर्थ है, तो हमें यहां पर अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ है ना। आप इसको बिना अपोस्ट्रोफी के भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? द लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, चाहे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। करेक्ट है? ठीक है भाई, चलो भाई अब थोड़े से क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूं। आज नाउन की इस लंबी चौड़ी कहानी को थोड़ा सा रोकेंगे। अब हम आ जाओ भाई, क्वेश्चन मेरे बच्चों एक से लेकर, थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर रहा हूं बेटा,
क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपके सामने है, बना के दिखाओ फटाफट से। मैं अपने लिए पानी लेकर आता हूँ, आज हमारा स्टाफ गुस्सा है, पानी नहीं पिला रहा मुझे सुबह से। चलो भाई बनाओ। देखो भाई मैं बनाता हूं क्वेश्चंस। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, यानी कि उसके बहुत सारे विश्वास हैं, उनमें से एक, ठीक है ना। अब अगर मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, अगर मेरे पास एक बुक है, मुझे इस एक बुक को एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? बताना। अगर एक बुक है मेरे पास, मुझे एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे सर आपका दिमाग खराब है, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? एक बुक को एक स्टूडेंट को तो हम सीधा सीधा दे देंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट केवल तभी है जब संख्या एक से ज्यादा की है ना। अब संख्या एक से ज्यादा की कैसे होगी? वन के साथ, चाहे ईच के साथ, चाहे आइदर के साथ, चाहे नाइदर के साथ, ठीक है भाई, चाहे नाइदर के साथ, चाहे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा किसी और शब्द के साथ, ऑफ लगाकर जो भी शब्द हमें चाहिए वो प्लूरल कैटेगरी का हमें चाहिए। अब भाई वन ऑफ के बाद हमें क्या कहना होगा? सर बहुत सारे जो विश्वास है उनमें से एक, तो बिलीफ का प्लूरल हमें बनाना पड़ेगा। वन के अनुसार यहां वॉज सही काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, आप क्या कहेंगे? फिर से वही ऊपर वाला लॉजिक है भाई, प्लूरल चाहिए, खत्म। अब जब मैंने वाक्य पढ़ना शुरू किया ना मेरे बेटे, जब मैंने वाक्य पढ़ना शुरू किया तो मैं तो उतना पढ़ता जा रहा हूं, इन वन ऑफ को देखते ही समझ आ गया कि इसके बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन चाहिए। प्लूरल नहीं है, बस एरर मिल गया, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे नीरज मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को यह सोच के नहीं चलता कि प्रोनाउन का ही एरर ढूंढना है। मैं तो सवाल को सवाल की तरह पढ़ता हूं। मेरे लिए दुश्मन दुश्मन ही है, समझ रहे? मैं अगर जंगल में जाऊंगा ना नीरज, तो मैं ये सोच के जाऊंगा कि जंगल में कोई भी जानवर आ सकता है। मैं हर तरह के जानवर की तैयारी करके जाऊंगा, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि मैं भाई साहब अपने साथ तीर कमान ले जाऊं और मेरे सामने शेर आ जाए और मैं उसको कहूंगा रुक शेर भाई बंदूक लेके आ रहा हूं तू यहीं रुक। नहीं, मैं तो अपनी सारी तैयारी के साथ जा रहा हूं भाई, सवाल पढ़ रहा हूं। इस ऑल का मतलब सभी है, सभी की वजह से गर्ल्स लिखा है। जैसे ही आगे मैंने देखा स्टूडेंट्स, ये तो सवाल गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? सर गर्ल्स अपने आप में नाउन है, स्टूडेंट अपने आप में नाउन है। अरे हाँ है ना। अब हमें ये पता कि नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं तो हम नाउन का ही एक मोडिफाई का मतलब होता है जो उसके अर्थ में विशेषता डाल दे। तो नाउन के पहले हम नाउन मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब मुझे ध्यान से ये सोच के बताओ बेटा, ध्यान से सोचकर ये बताओ, गर्ल स्टूडेंट तो हो गई एक लड़की, है ना। एक से ज्यादा लड़की के लिए मुझे गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखना ठीक होगा? अगर आप ये बता देते हो तो ये भी मुझे बताना। क्या मैं ये कह सकता हूं शूज बॉक्सेस? क्या मैं आपके सामने ये कह सकता हूं आईज विटनेस? बताओ जरा फटाफट से। इशू खरे गलत कर दिया। इशू भाई कह रहा है गर्ल इज एन एडजेक्टिव। नहीं, एडजेक्टिव और नाउन मॉडिफायर में फर्क होता है दोस्त। एडजेक्टिव और नाउन मॉडिफायर में फर्क होता है। एडजेक्टिव बनाए जाते हैं या एडजेक्टिव बेचारे जन्मजात एडजेक्टिव होते हैं। नाउन का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह करना, ये आप कह सकते हैं नाउन एडिफायर, नाउन मॉडिफायर है। तो आप कहोगे सर ये तो
ठीक है, ये भी ठीक है। नाउन से पहले नॉन मॉडिफायर, प्लूरल बनाएंगे तो इसको तो प्लूरल हम बनाएंगे नहीं सर, इसकी हम बात करेंगे तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसकी बात करेंगे प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। अब आगे मुझे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भाई, है ना। यहां एक और कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा बेटा, पहले इन क्वेश्चंस को बना रहा हूं। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, आगे लिखा है आर परसुएडिंग। इसी सवाल का मुझे डर था, इसी सवाल का मुझे डर था, इसी को मैं समझाना चाह रहा था जो यहां आगे बात है। चलो भाई वापस आ जाओ बेटा, अब थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं। आप सभी प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बात थोड़ी गहरी हम लेकर चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्वाति जायसवाल मेरे बच्चे देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो भाई टीचर जो है ना हमारे सामने, हटाओ टीचर को यार, राइटर की हम बात करते हैं तो राइटर का जेंडर क्या है भाई, राइटर का जेंडर क्या है भाई, बताइए बताइए, जेंडर क्या होता है भाई। तो आप कहेंगे सर जेंडर का मतलब होता है किसी का मैस्कुलिन होना या फेमिनिन होना, स्त्रीलिंग होना या पुल्लिंग होना, हमें ये चीज समझ आती है। राइटर अपने आप में अगर हम कहें तो एक कॉमन जेंडर है। ठीक है जी। अब इस कॉमन जेंडर को अगर हम सर मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाना चाहें तो हमें इसका तरीका क्या है, हम कहेंगे मेल राइटर और हम कहेंगे क्या चीज, फीमेल राइटर। ठीक है जी, ये अपने आप में लेखक हो गया और ये अपने आप में लेखिका हो गया, दोनों में फर्क समझ आ गया। ठीक है भाई। अंजलि बेटा न्यूटर जेंडर होता है वस्तुओं का, न्यूटर जेंडर होता है नॉन लिविंग थिंग का, करेक्ट है। न्यूटन बेटा पढ़ाई कर लो ना प्लीज, समझ आ गया भाई, हाँ है ना। ये हो गया हमारे सामने इनके जेंडर, ठीक है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं। अब हम कभी कभी इस राइटर के साथ देखने की कोशिश करते हैं मैन राइटर, और कभी कभी हम इसी के साथ लिखा हुआ देखते हैं वुमेन राइटर। बात एक ही बार में बड़े गहराई से समझने की कोशिश करना। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें समझ में आया ये जो राइटर है ना, इसका तो कॉमन जेंडर ही है, ठीक है ना जी, ये अपने आप में कॉमन जेंडर ही है, ये अपने आप में मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनिन भी हो सकता है, लेकिन ये जो लिखने वाला है किसके लिए लिख रहा है, मर्द के लिए लिख रहा है, मैन के लिए लिख रहा है। अब इसी चीज को अगर आप दोबारा से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइटर फॉर मैन, यानी कि एक ऐसा लेखक जो लिखता है किनके लिए, मर्द के लिए। यही कॉन्सेप्ट यहां है। राइटर अपने आप में कॉमन जेंडर है, राइटर अपने आप में क्या है, कॉमन जेंडर। ये लेखक मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनिन भी हो सकता है, ये राइटर अपने आप में कॉमन जेंडर है, ऊपर मैंने आपको बताया। अब दोस्त ये किसके लिए लिख रहा है, वुमेन के लिए लिख रहा है, तो इसी को मैं अगर चाहूं तो दोबारा कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको अलट पलट के लिख सकता हूं, कह सकता हूं राइटर फॉर वुमेन, यानी कि एक ऐसा लेखक जो किसके लिए लिखता है, नारी के लिए लिखता है। बात समझ में आ गई भाई, हाँ है ना, करेक्ट है भाई, हाँ है ना, ये भी समझ में आ गया भाई। अब अगर दोस्तों मैं इनका प्लूरल बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करूं, ये सारे के सारे हमारे सामने क्या हैं, आप कहेंगे सर सिंगुलर हैं। अब अगर इन सभी को मैं प्लूरल बनाने की कोशिश करूं तो प्लूरल कैसे बनाएंगे भाई, तो बनाना आसान है बेटा। मेल राइटर का प्लूरल बनाना है तो हम मेल राइटर्स के नाम से लिख देंगे, फीमेल राइटर का प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम इसे फीमेल राइटर्स में बदल देंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको प्लूरल बनाया क्योंकि ये नाउन है, इसको प्लूरल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एडजेक्टिव है। हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते, क्या कहा मैंने, हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ के ना, हम किसी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते। यहां पर ये लिखा हमारे सामने नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है। मैं इसको और गहराई से अगर समझने की कोशिश करूं तो मैं इसको राइटर फॉर मेल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, इसकी बहुत गहरी कारण है। क्या, हम किसी भी प्रेपोजिशन को एडजेक्टिव से पहले यूज नहीं करते,
प्रेपोजिशन का बिल्कुल बेसिक नियम है, प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखने का काम करते हैं। मैंने क्या कहा? प्रेपोजिशन हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखने का काम करते हैं। प्रेपोजिशन का यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले नहीं होता है। एक तरफ कोपचे में लिख लेना, आगे बहुत काम आएगा। अब इन लिखी हुई बातों को प्लूरल बनाकर देखते हैं। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल बनाएंगे प्लूरल, क्या ही दिक्कत है, प्लूरल बनाने में क्या ही दिक्कत है? सर जी ये भी अपने आप में नाउन है, ये भी अपने आप में नाउन है, और ये नाउन मॉडिफायर भी नहीं है, ये अपने आप में नाउन मॉडिफायर भी नहीं है। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ये अगर चलो मैं नाउन मॉडिफायर मान भी लेता हूं, है तो बेचारा नाउन ही, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? मेन राइटर्स। ठीक है जी। अब इसका मतलब हिंदी से अगर, सर हिंदी से नहीं, अगर मैं इसको फ्लिप करके देखता हूं तो मैं कह सकता हूं राइटर्स फॉर मैन। और ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना होगा? वुमेन राइटर्स। प्लूरल बनाना है तो बिल्कुल बना देंगे भाई। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? राइटर्स फॉर वीमेन। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ के ना? बात समझ में आ गई? इजी हो गया, हाँ कि ना? तो ये बात अपनी समझ में आ गई। अब इस सारी कहानी से क्या समझ में आ रहा है? अगर भाई हम इस तरह के प्लूरल बनाने हैं तो दोनों के प्लूरल बन रहे हैं। गौर से देख लो, एक ही बार में समझ आ जाएगी बातचीत भाई। इसका हम प्लूरल बना रहे हैं तो इसका भी प्लूरल बनता है, और भाई इसका भी प्लूरल बनता है। इसका प्लूरल बना रहे हैं, इसका भी हमें प्लूरल बनाना है ना भाई, इसका भी हमने प्लूरल बनाना। अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन इसके अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कैसे हैं? जैसे मैंने आपको कहा मैन ईटर, अगर मैं इसकी हिंदी देखूं तो इसको हम हिंदी में कहते हैं नरभक्षी, है ना? अगर मैं इसका प्लूरल बनाता हूं तो इसमें MAN यही रहना है। ईटर का आप प्लूरल बनाएंगे क्योंकि एक जानवर को कहा जाता है जो नरभक्षी कहलाता है। मैं चाहकर भी इसको ऐसे नहीं लिख सकता ईटर्स फॉर मैन, मैं इसको ईटर्स फॉर मैन बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। या फिर मैं कहूं तो इसको ऐसे फ्लिप करके हम नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं? तो इसके MAN को हम सिंगुलर रखते हैं। ठीक है जी? बात समझ में आ रही है भाई? गॉट इट? हाँ कि ना? अब अगर मैं आपके सामने कहूं एक छोटा सा शब्द, मैंने कहा वुमेन लवर। सर आप जानते हैं ये दोनों कंपाउंड्स मिलके एक शब्द बनाते हैं। वुमेन लवर का मतलब क्या हुआ? फिलोगाइनिस्ट कहते हैं, है ना? नारी प्रेमी जिसे कहते हैं। सर इसका आप प्लूरल बनाएंगे तो वुमेन आपका यूं का यूं रह जाना है, और जो हमारे सामने लवर है इसका आप प्लूरल बना देंगे। तो ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, रीजन के साथ मैंने आपको इसको समझा दिया है। करेक्ट है? हाँ कि ना? ठीक है भाई। तो ये वाली छोटी सी बात अगर हमें समझ आ गई है तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। यहां क्या लिखा है ध्यान से समझना। द मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब समूह। आगे लिखा है ऑफ द वुमेन टीचर्स, यानी कि टीचर्स फॉर विमेन, यहां पर अर्थ समझ आया। अब टीचर्स का प्लूरल बनाया है तो वुमेन का भी तो प्लूरल बनाएंगे। आप इसी को फ्लिप करके भी समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं? टीचर्स फॉर विमेन। ठीक है जी? हाँ है ना? करेक्ट है। इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। अब कप्स फुल क्या है? कप अपने आप में एक नाउन है, इसके साथ FUL जोड़कर हमने इसको बना दिया है एक यूनिट। अब प्लूरल अगर बनाओगे, अगर प्लूरल बनाओगे तो इसी के साथ SAES जोड़ोगे ना भाई, तो कप फुल नहीं, कप फुल्स। खत्म। जरा क्वेश्चन 6 का आंसर बनाइए भाई।
बेटा सारी पीडीएफ डली हुई है अक्षय कुमार। इन द लास्ट इलेक्शंस, पिछले इलेक्शंस में इलेक्टोरेट्स आगे लिखा है डिसइंटरेस्टेडनेस। इन डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब होता है जो अपने आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अब ध्यान से देखना, इलेक्टोरेट खुद में ही प्लूरल शब्द है, इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाते, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इलेक्टोरेट के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा। इसको याद कीजिएगा मेरे ध्यान से बच्चों, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा सा याद कर लीजिए मेरे साथ। पीडीएफ अपडेट है बेटा वो कैविट्स वाली जो आपको दी गई थी। 4P 3C, यस प्लीज, 4P 3C, ठीक है ना जी, ओके 4P 3C। और उसके बाद अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ इसको बोलकर देखेंगे, 4P 3C योर गोपाल वर्मा इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट। अब इनकी फुल फॉर्म मैं आपको याद दिला देता हूं। 4P का मतलब क्या हो गया, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। मॉडर्न ग्रामेरियंस ने पब्लिक को इससे हटा दिया है, पब्लिक को कलेक्टिव नाउन कैटेगरी में लेकर जा चुके हैं, तो पब्लिक को यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस में यूज किया जा सकता, पब्लिक यहां से अब हट चुका है। 3C का मतलब क्या हो गया, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी। Y का मतलब यूथ, G का मतलब जेंट्री, V का मतलब वर्मिन, I का मतलब इन्फेंट्री, M का मतलब मेजोरिटी। मेजोरिटी भी थोड़े दिनों में कलेक्टिव नाउन कैटेगरी में चला जाएगा, यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस की कैटेगरी में अब इसको शामिल किया जाता है। मेजोरिटी के बाद ई का मतलब होता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है एक ऐसी सूची जिसके अंदर मतदाताओं के नाम लिखे होते हैं, इसलिए हमेशा प्लूरल की तरह यूज होने वाले शब्द हैं, ठीक है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इनके साथ हम कभी भी प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड के अलावा फोक, ठीक है भाई, ओके जी, ठीक है जी, ओके भाई। तो यहीं तक आज हमारी बात थी, ये सारे के सारे प्लूरल कैटेगरी के शब्द हैं। आज आपने बहुत अच्छी कुछ बातें सीखी हैं, ट्राई कीजिएगा बेटा इन सभी क्वेश्चंस को बनाने की, ठीक है ना। तो यहां पर क्या देखो कितनी माइनर सी गलती है, आप कहेंगे सर इलेक्टोरेट अपने आप में ही प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया शब्द हमारे सामने, इसके अंत में एस या एस की साउंड नहीं, तो अपोस्ट्रोफे लगाने के लिए अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे हम। समझ रहे हैं कितना फर्क है इन चीजों में, अगर मैं ये कहता हूं और अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं, यहां पर इसका मतलब क्या समझ में आता है, एक बालक का, ठीक है जी, और यहां पर समझ में आ गया बहुत सारे, यानी कि जो भी हमारे सामने है बहुत सारे का मतलब प्लूरल बालकों का, अलग अलग अर्थ बन जाते हैं, समझ रहे, करेक्ट। अंजलि बेटा इंग्लिश इंग्लिश होते, किसी भी पेपर में आप बैठ जाओ बेटा, अब ये मेरे से मत पूछा करो, ये बहुत छोटे लेवल की बातें होती है, सर मेरा एसबीआई क्लर्क इससे हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरे से मत पूछा करो बेटा ये सवाल। इंग्लिश का मतलब किसी भी एग्जाम में जाओ आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अगर आप इसको कैटेगरी में बांट देते तो मैं इस बैच के ऊपर अलग से लिखवा देता बेटा कि सिर्फ ये एसबीआई के लिए है, ठीक है भाई, घर पे ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कल की हमारी क्लास होगी, कल हम इसमें से डाउट आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी, पूरी पीडीएफ के डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दिए हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो कल हम पूरी पीडीएफ के भाई डाउट ही लेकर चलेंगे, आप सभी से उम्मीद है कि आप पढ़कर आएंगे। पीडीएफ बहुत बड़ी है, सारे क्वेश्चंस मैं करवाने लग जाऊंगा तो मुझे कई साल लग जाएंगे और दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब आज कुछ नहीं करना, घर पर टाइम दीजिएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम अब आपको 1.5 घंटा लगेगा पूरी पीडीएफ को सोल्व करने में, ठीक है जी। और जैसे कोई शब्द अगर नहीं आ रहा, जैसे कलेक्टिव नाउन का शब्द है पोंड इज फिल्ड विद, सर पोंड तालाब के अंदर भरे पड़े हैं मेंढक, अब मेंढक के समूह को हम क्या कहते हैं, लिटर, आर्मी, ग्रुप या टीम, ठीक है जी। यहां इसमें जो बॉयफ्रेंड शब्द है वो किस तरह का नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, तो सर खटाखट पहचानते चले जाना, करेक्ट है जी, है ना, फाइन। इशू बेटा थोड़ा पेशेंस रख लो,
ठीक है जी, है ना? ओके, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। डाउट के साथ मिलेंगे इस पूरी पीडीएफ से रिलेटेड, कोई अगर आपका डाउट है तो वी विल हैव द डिस्कशन। कल आपकी क्लास है, नए साल के दिन हम कोई छुट्टी नहीं करते हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, बाकी किसी की छुट्टी है, कोई क्लास ले ना ले, मुझे उसकी जानकारी नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे पढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर अपना।